कल आपने ये क्लैरिफाई किया कि इसे नहीं लाया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि एक कोर्स है जूरिस्प्रूडेंस और उसके अंदर यूनिट 5 के अंदर एक लाइन थी मनुस्मृति के कोर्सेज को लेके और 2 टेक्स्ट उसमें रेफर किए गए कि एक तो कमेंट्री थी मनुस्मृति पे, एक मनुस्मृति पे किसी ने लिखा है, तो ऐसे 2 टेक्स्ट थे। और ये लॉ फैकल्टी ने ये सोचा कि चलो भारतीय ज्ञान परंपरा ऐड करनी है तो मनुस्मृति को का एक पोर्शन डालने का उन्होंने एक प्रयास लिया। लेकिन जब ये बात हमारे पास आई और एकेडमिक काउंसिल में जाने से पहले वाइस चांसलर रिव्यू करते हैं सारी चीजों का, एक कमेटी है वाइस चांसलर की जो देखती है कि क्या क्या चीजें आगे जानी चाहिए, तो हमने इसको अप्रोप्रिएट नहीं पाया और इसको रिजेक्ट किया। इसकी जगह बहुत कुछ है पढ़ाने को, यदि भारतीय ज्ञान परंपरा एक ही टेक्स्ट पर हमारा आग्रह होना भी नहीं चाहिए। ऐसे ये सोचते हुए और सारे विषय को ध्यान में रखते हुए इसको रिजेक्ट किया, तो आज एकेडमिक काउंसिल में इसको प्लेस ही नहीं किया है। क्या एकेडमिक काउंसिल में आपने एड्रेस किया टीचर्स को, क्लैरिफाई किया, या ये मुद्दा ही नहीं था? नहीं, आज तो मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट ही कर दिया, तो आज तो कोई मुद्दा नहीं है। एकेडमिक काउंसिल अभी चली रही है, तो उसमें न तो किसी ने उठाया ना उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जब ऑफिशियली एक इशू को ही हमने एड्रेस कर लिया तो आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों से बचना ही चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है बहुत चेंजेस हमने करिकुलम में देखे हैं। यूनिवर्सिटी में किस तरह के चेंजेस हैं? क्या नए लैब्स वगैरह भी बने? जी, क्या कुछ नया? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छे विचार के साथ, अच्छे भाव के साथ आई और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको इम्प्लीमेंट करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। 4 साल का प्रोग्राम था, तो अभी 3रे साल के एडमिशन इस बार हुए हैं। तो एक अलग तरह का माहौल बना है। अभी तक क्या था, माना जाता था कि शिक्षा में स्किल नहीं है, या शिक्षा में संस्कार की कमी है, या शिक्षा में स्पोर्ट्स की कमी है। तो एक पूरा फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको रुचि थी साइकोलॉजी पढ़ने की या मैनेजमेंट पढ़ने की, तो आप माइनर दूसरे सब्जेक्ट का ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, और उसके बाद में माइनर आप मैनेजमेंट या साइकोलॉजी फिलॉसफी का ले सकते हैं। और वाइस वर्सा भी, तो बच्चा अपने डिपार्टमेंट में ही न रहकर दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्सेज ले सकता है, जिसे बोलते हैं हम समग्र विकास। उस अवधारणा को, उस विचार को इंप्लीमेंट करने का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रयास करती है। असल में सारी बात क्या है कि हमको शिक्षा और ट्रेनिंग में फर्क लाना होगा और समझना भी चाहिए सबको। होता क्या है कि ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक विधा है, उसकी आवश्यकता है, इसकी कोई बात, ये तो है ही है। लेकिन शिक्षा एक बड़ा सब्जेक्ट है। शिक्षा एक अच्छा नागरिक बनाने का काम है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम है, और ये सबसे पावरफुल टूल है। सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यदि किसी सोसाइटी की होगी, उसका इंस्ट्रूमेंट शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी तरीके से आगे बढ़ने की एक डायरेक्शन देती है, और हम उसको सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बजट आने वाला है, बजट में क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार शिक्षा, जिसमें आप कह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाए इस बार? देखिए, हमें तो भारत की सरकार ने हमेशा ही बहुत दिया है। हमारे को तो अभी भी कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमको करीब 1000 करोड़ दिया, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कैटेगरी में आता है, वहां से भी हमको बहुत सारा करीब सैंक्शन हुआ 1000 करोड़, और उसमें से काफी पैसा रिलीज हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि आज भारत की सरकार में पैसे के कारण से कोई यूनिवर्सिटी काम ना करे। यदि कोई यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रही तो अपने कारण तो हो सकते हैं, पैसा कोई कारण नहीं लगता। और पहले भी अच्छी व्यवस्था थी, आगे भी अच्छी व्यवस्था होगी। मुझे तो उसमें कहीं कोई परिवर्तन का कारण नजर नहीं आता है। हमको अच्छा काम करना है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हों, और देश अच्छे साइंटिस्ट चाहता है, इंजीनियर्स चाहता है, डॉक्टर्स चाहता है, फिलोसोफर चाहता है, इकोनॉमिस्ट चाहता है। हमको वो तैयार करके देने हैं, ये विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का एक सपना देखा है, एक संकल्प लिया है, वो हम सबके भरोसे तो लिया है कि उसको संभालने के लिए, बनाने के लिए जो लोग चाहिए, ये शिक्षा नीति का काम है। शिक्षा नीति के आधार पर, उसके फ्रेमवर्क पे दिल्ली विश्वविद्यालय उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। और मेरे को बहुत भरोसा है कि आपको जो स्टूडेंट्स भी निकलेंगे उनमें भी परिवर्तन होगा। पहले भी बहुत अच्छे निकले थे, अब और तरह से भी अच्छे निकलेंगे, और देश को जैसे नागरिक चाहिए वो नागरिक बनाने में शिक्षा अपना योगदान देती रहेगी। आपको नहीं लगता कुछ शिक्षक हैं जो कि मनुस्मृति का अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जरूर लागू होना चाहिए, तो उसको लेकर आप? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि वो सेक्शन कर रहा होगा, पर मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी और विश्वविद्यालय भी
जो है ने तय किया है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उसको हमने अपने करिकुलम में आने नहीं दिया, जो कि लॉ फैकल्टी का एक विचार था। उनका विचार था कि ये होना चाहिए, पर लेकिन बहुत पढ़ाने को है, कौटिल्य है पढ़ाने को, बहुत सारी और विधाएं हैं। भारत की इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना बड़ा देश है हमारा, करीब मैं मानता हूं कि 5-10 हजार साल पुरानी सभ्यता है ये, तो बहुत कुछ हमारे पास है, पढ़ाया भी जा सकता है। एक नया इनिशिएटिव भी आपने लिया था, फोरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस से आप लोग बात करने की सोच रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ है सर? देखिए, अभी क्या है, सब विधाएं बदल रही हैं। अब फोरेंसिक साइंस जो आज से 20 साल पहले थी, आज नहीं है, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, साइट पे देखें, एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग जिसकी कि सब लोग बात करते हैं, उस दिशा में ये कदम है कि हम देखेंगे, सो सीइंग इज बिलीविंग, और उस तरह से काम करेंगे तो बच्चों को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, नई समझ मिलेगी, नया उत्साह आएगा। और जब इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आता है ना, तो फिर आप सेल्फ लर्निंग अपने आप प्रमोट होती है। उसी को मन में कहीं ध्यान में रख के निर्णय लिया है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, CUET का भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसे रद्द किया गया। क्या कुछ कदम आपको लगता है उठने चाहिए अभी भी, जिससे कि पेपर लीक जैसी समस्या जो है वो ना हो? देखिए, ये गंभीर विषय है, इसको हम अगर सिर्फ नीट के साथ जोड़ेंगे तो शायद इसको सही से समझेंगे नहीं, क्योंकि नीट तो चलो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है देश का, और उसमें स्टेक्स बहुत हाई थे। क्या है कि देश में क्रिमिनल गैंग्स हैं जो हर एग्जाम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको कई बार तोड़ पाते हैं, कई बार नहीं भी तोड़ पाते हैं, और उन गैंग्स पर कार्यवाही सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली तो ये बात है। अभी जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि CBI इंक्वायरी कर रही है और उससे कोई अच्छा परिणाम आएगा और एक डर का माहौल भी उन क्रिमिनल्स में आएगा। क्रिमिनल्स को इस सिस्टम से बाहर लेके जाना, ये सबसे पहली चुनौती है, जो सरकार मुझे लगता है बहुत गंभीरता से ले रही है, और ये अब इशू एड्रेस हो जाएगा। दूसरा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एग्जामिनेशन सिस्टम में करना, ये भी एक आवश्यक स्टेप है। ये समय के साथ इवॉल्व होता ही है। देखो, पहले क्या होता था, OMR बेस्ड एग्जाम होता था, फिर कंप्यूटर बेस्ड आया, अभी OMR कंप्यूटर दोनों चलता है। दोनों के अपने प्लस हैं, दोनों के कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन हमें ये सिस्टम आने वाले वक्त में, और टेक्नोलॉजी ने फायदा भी दिया है तो चैलेंजेस भी बहुत सारे दे दिए ना, कि आप बहुत सारी चीजों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो उन सबको निपटने के लिए शिक्षा से जुड़े लोगों को भी नए रिफॉर्म्स यहाँ पे करने चाहिए, और वो करेंगे भी। साथ में ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको बाहर किया जाएगा। दोनों तरफ से जब काम होगा तो ये चीजें इंप्रूव होंगी, और मैं समझता हूं कि ये इंप्रूव होनी ही है जिस गंभीरता से भारत की सरकार इस सब्जेक्ट को ले रही है।